अभी तक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम निकाले गए थे उसके बारे में चर्चा की गई थी और चार्टर एक्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश संसद द्वारा या फिर जो वहां की महारानी थी विक्टोरिया, उनके अंतर्गत जो अधिनियम निकले थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। तो यहाँ पर ये नोट डाउन 1858 से ही पता चल जाता है कि 1857 की क्रांति का भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। इसके अंतर्गत जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद कंपनी का जो शासन था वह भारत में खत्म हो गया था और ब्रिटेन की संसद ने सीधे उसे अपने अंतर्गत ले लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला पॉइंट जो बनाया हुआ है कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने वही बताया कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे कंपनी से तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी से है, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में भारत में समाप्त हो गया था। तो फिर किसका शासन भारत में चला उसके बाद? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की जो महारानी थी जिनका नाम था विक्टोरिया, उनको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो यदि क्वेश्चन आता है कि भारत की सम्राज्ञी किसे घोषित किया गया था, तो महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था। और किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। इसके लिए इलाहाबाद में एक दरबार की एक सम्मेलन हुआ था जिसे इलाहाबाद दरबार कहा जाता है, और उस इलाहाबाद दरबार में ही 1858 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। लेकिन जो महारानी विक्टोरिया थी उनकी स्थिति भारत के राष्ट्रपति के जैसी थी, मतलब कि वह प्रमुख तो होते हैं राष्ट्र के, लेकिन उनको ज्यादा फैसले लेने का अधिकार नहीं था। तो भारत का जो शासन था उस पर ब्रिटेन की संसद का सीधा और प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित था। तो आप यह कह सकते हैं अगला पॉइंट जो बना हुआ है कि भारत के शासन पर ब्रिटेन की संसद का सीधा और प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित था। तो यदि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था, तो 1858 आएगा। और यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन की संसद का सीधा और प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ था, तो भी आंसर आएगा भारत शासन अधिनियम 1858। तो यहाँ पास कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये दोनों का ही आंसर भारत शासन अधिनियम 1858 आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है इस अधिनियम द्वारा, मतलब भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब ब्रिटेन की कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन जब भारत में समाप्त हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद एक नया पद सृजित किया गया था जिसे भारत का राज्य सचिव पद कहा गया था। और यह जो भारत का राज्य सचिव का पद था वह ब्रिटेन की संसद के कैबिनेट मंत्री कोई भी जो रहते थे उनको बनाया जाता था। तो यहाँ पर ये पॉइंट मैं पूरा पढ़ देता हूँ। पहले इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था जिसे भारत के मामले में सम्राट की शक्ति के प्रयोग का अधिकार था, मतलब यह सीधे सम्राट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत की जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने अपनी शक्तियों का एक तरीके से भारत के राज्य सचिव को दे दिया था, उसको यानी कि भारत पे राज करने के लिए। तो हम देखते हैं कि भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन थे? तो भारत के प्रथम राज्य सचिव का नाम था लॉर्ड स्टेनली, और यह जो थे वो ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री भी थे। और इनकी मदद के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद की भी स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष यही थे। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। और भारत के प्रथम राज्य सचिव थे लॉर्ड स्टेनली, और इनकी मदद के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष खुद लॉर्ड स्टेनली ही थे। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा गया था। मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल कब कहा गया था? सबसे पहले
जब 1765 की बात करते हैं तो लॉर्ड क्लाइव जो थे वह बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और अब जब हम बात कर रहे हैं तो जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया था तो गवर्नर जनरल के पद को अब वायसराय का पद कहा गया। तो वायसराय का पद कब सृजित हुआ कहा जाएगा तो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। इसके अलावा यह जो था वायसराय जो था वो भारत के राज्य सचिव के प्रति जवाबदेह भी था। तो भारत का जो राज्य सचिव था वह ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था और उसे सम्राट की शक्तियां प्राप्त थी। और जो भारत का जो वायसराय था वह भारत के राज्य सचिव के प्रति जवाबदेह था। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत के प्रथम वायसराय की। तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावा जो अगला पॉइंट मैंने बनाया हुआ है वो यह है कि यह जो अधिनियम निकला हुआ था मतलब भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत के शिक्षित वर्गों के द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो यहाँ पास पॉइंट नोट डाउन करने वाली जो बात है वो यह है कि भारत के शिक्षित वर्गों ने इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया था। मतलब इसके बाद यह जो अधिनियम निकला था इसके बाद उनको ऐसा लगा भारत के शिक्षित वर्गों की उन्हें जो अधिकार प्राप्त नहीं है वह धीरे धीरे प्राप्त होते जाएंगे। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो भारत के शिक्षित वर्ग थे उन्होंने 1857 की क्रांति का विरोध भी किया था, उसमें भाग भी नहीं लिया था। हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत थी वह मैंने सबसे पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। इससे यह तात्पर्य है कि अभी तक जितने भी अधिनियम बने थे या फिर एक्ट बने थे उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता था एक सदस्य के रूप में। लेकिन 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम लागू किया गया था उसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 इसलिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम हो जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट मैंने जो बनाया वो भी इसी से ही संबंधित है कि वायसराय कुछ भारतीयों को परिषद में गैर सरकारी सदस्य या फिर मनोनीत सदस्य, तो गैर सरकारी सदस्य या फिर मनोनीत सदस्य उन सदस्यों को कहा जाता है जिसको वायसराय अपने यानी कि खुद ही मनोनीत करता है, ना कि उससे जनता द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पे जो सदस्य होते थे जिनका चुनाव वायसराय खुद करता था, ना कि जनता द्वारा किया जाता था, इस कारण इन्हें गैर सरकारी सदस्य या फिर मनोनीत सदस्य कहा गया था। तो इस पॉइंट को फिर से पढ़ देता हूँ। वायसराय कुछ भारतीयों को परिषद में गैर सरकारी सदस्य या फिर मनोनीत सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। तो यह अधिकार जो था मनोनीत करने का अधिकार वह वायसराय को था। और जो प्रथम 3 भारतीय थे जो कि परिषद में शामिल हुए थे वह थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। तो इस समय के वायसराय का नाम था लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 अधिनियम के अंतर्गत वायसराय बने थे और उन्होंने सन 1862 में इन 3 भारतीयों को परिषद में शामिल किया था। लेकिन यह जो 3 भारतीय थे वो गैर सरकारी सदस्य या फिर जिन्हें हम मनोनीत सदस्य कहते हैं वो थे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई एक प्रणाली थी जिसका नाम था पोर्टफोलियो प्रणाली। तो हम बात करते हैं इस प्रणाली को मान्यता कब दी गई थी, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। मतलब यह जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी इसका जो प्रारंभ था वो 1859 में किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। लेकिन इसे जो मान्यता मिली थी वो भारत परिषद अधिनियम सन 1861 के अंतर्गत मिली थी। तो इस प्रणाली की खासियत क्या थी, तो उसके नीचे वाले पॉइंट्स में हमने उसकी खासियत के बारे में बताया है कि इस प्रणाली के अंतर्गत वायसराय की परिषद का कोई भी एक सदस्य, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस प्रणाली के अंतर्गत
वायसराय की परिषद का कोई भी एक सदस्य एक या फिर उससे अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है। मतलब जो भी वायसराय की समिति का सदस्य था उसे एक या फिर एक से अधिक सरकारी विभागों का हेड बनाया जा सकता है। जैसे आज के टाइम पे रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे होते हैं, तो वह एक तरीके से एक विभाग मान के आप एक विभाग मान सकते हो उसे, जिसका जो अध्यक्ष था वह किसी एक सदस्य को ही बनाया जा सकता था। मतलब कोई भी एक सदस्य रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों संभाल सकता था। इससे आप वर्तमान में ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है वही है लास्ट वर्ड। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो यह क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि किस एक अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर इसे ही हम भारत शासन अधिनियम 1861 कहते हैं। इसी अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। मगर यह जो अध्यादेश होता था वह केवल 6 महीने तक के लिए लागू रहता था। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह जो अध्यादेश रहता था वह केवल 6 महीने तक के लिए लागू रहता था। तो ये सारे पॉइंट जो है वह भारत शासन अधिनियम या फिर आप कह सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित है।